must carve his path with discipline, courage, and an unbreakable spirit. A name that resonates with strength, not just inside the ring, but outside it as well. Please join me in welcoming a rising MMA fighter whose journey is a testament to endurance, passion, and power of believing in oneself. मुझसे अच्छा जिक्र होगा I'm at the receiving He is actually a fighter in his life. So everyone is a fighter in their life. Put your hands together for rising MMA fighter, Mr. Awais Yaqub. Assalamu alaikum and good afternoon everyone. First of all, thank you very much for having me here. मैं बहुत बीमार था आज, लेकिन इन्हें इतने प्यार से बुलाया यहाँ पे तो मैं रोक नहीं पाया खुद को, मुझे आना पड़ा. My name is Awais Yaqub and I'm the first professional MMA fighter from Kashmir. And soon इंशाल्लाह आप मुझे देखेंगे UFC में पहला इंडियन फाइटर होगा जो चैंपियन बनेगा इंशाल्लाह. मैंने जब मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कुछ कर सकता था. मतलब यकीन था, मुझे फेथ था, लेकिन यहाँ पे कोई उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, उतना ज़्यादा कोई यहाँ पे जानने वाला नहीं था MMA का. तो मैंने बस यकीन से, एक फेथ से मैंने स्टार्ट किया. लेकिन आप सबको पता है कि जब अगर खाली हमारे पास फेथ है और साथ साथ में एक्शन नहीं है तो फेथ जो है वो यूज़लेस होता है, उसका कोई काम नहीं होता है. तो हमेशा जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम फेथ के साथ साथ एक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मैंने स्टार्ट किया मार्शल आर्ट्स और मैं डिफरेंट मार्शल आर्ट्स में गया था. स्पोर्ट्स जो है कराटे, ताइक्वांडो, थांग ता, जो यहाँ की इंडिया की अपनी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स भी है, लाइक थांग ता जो मणिपुर का है, और बहुत सारे स्पोर्ट्स में गया. उसके बाद में लेकिन मुझे वो फील नहीं आ रहा था कि जो अंदर से मेरे अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है, और मुझे लगता है कि सब कश्मीरियों के अंदर खून में एक फाइटिंग की एक वो है कि हम फाइटिंग करना चाहते हैं. तो मुझे लगा कि मतलब वो फील नहीं आ रहा है मुझे अंदर से. तो फिर मैंने कहा कि मतलब मुझे कुछ अलग करना चाहिए. फिर बहुत सारे नेशनल्स मैंने खेले, लेकिन मुझे फिर भी फील नहीं हो रहा था कि मैं कुछ कर रहा हूँ. लेकिन एक बार मुझे एक फ्रेंड मिले, उन्होंने कहा कि आप जेनेटिकली मुझे लगते हो स्ट्रॉन्ग हो बहुत, और कोच भी मिले. और मुझे तब तक लग रहा था खाली मैं हूँ. लेकिन फिर मैंने जब अपने यहाँ पे अभी हमारी एकेडमी चल रही है पुलवामा में, और कश्मीर की पहली मिक्स मार्शल आर्ट MMA है और एकेडमी है, तो मुझे तब तक लग रहा था खाली मैं हूँ जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमें ये गॉड गिफ्टेड है कि हम सारे जेनेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और हम वो कुछ कर सकते हैं जो दुनिया की और कोई कंट्रीज़ वगैरह नहीं कर सकती है. क्योंकि मैं बहुत सारे कैंप्स में गया, दुनिया के सबसे जो टॉप फाइटर्स हैं जो UFC में अभी कम्पीट कर रहे हैं, जो फाइटर्स हैं जिनने 30 साल से ट्रेनिंग की है अंडर बहुत सारे जो बिग फाइटर्स हैं, स्टार्स हैं उनके सामने, और मैं 5-6 सालों से 8 सालों से कर रहा हूँ MMA, और मैं वो उनके साथ कम्पीट कर रहा हूँ और उनके साथ ऐसे खेल रहा हूँ. मुझे लग रहा है कि मतलब नॉर्मल है मेरे लिए. तो मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे उस वक्त लगा था कि मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल मुझे कभी नहीं लग रहा था. मैं हमेशा, मेरे दिमाग से मैं हमेशा चैम्पियन था, और मैं चैम्पियन बनूंगा इंशाल्लाह. कुछ टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ. और हमारी दुआएं आपके साथ जी इंशाल्लाह, थैंक यू. तो ये है कि और साथ साथ में मुझे लगा कि जब मेरा सपोर्ट जो है, जैसे मैं फाइटिंग करता था, ये जब मैंने स्टार्ट किया था 2021 में मैंने एमेच्योर फाइटिंग फिर स्टार्ट की थी. उससे पहले मैं ट्रेनिंग कर रहा था बस. फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर आप कोई ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग के साथ साथ में आपको एक प्रैक्टिकल चीज़, जैसे आप अपने आप को किसी एक फील्ड में डालते हो या किसी केज में डालते हो फाइटिंग की, जहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि मैं जो अपने स्किल सीख रहा हूँ वो मैं मेरे काम किसी आ सकते कि नहीं आ सकते. फिर मैं केज में गया, मैंने एमेच्योर फाइट्स की,
और तब मुझे लग रहा था कि इंडिया में मतलब मुश्किल है मेरा होना, क्योंकि कश्मीर में फाइटिंग का मैंने बोला कि एक्सपोजर नहीं था, और नहीं लग रहा था किसी को कश्मीर से ऐसा फाइटर उठेगा जो पूरी दुनिया में अपना नाम वहाँ पे लेगा और डोमिनेट करेगा। फिर मैं इंडिया में गया, वहाँ पे मैंने 23 एमेच्योर फाइट्स की। उसके बाद मुझे घर वाले बोल रहे थे कि चलो ठीक है, इतना कि आप छोड़ो, क्योंकि अभी तो ये हो गया, अब प्रोफेशनल लेवल जो होती है उसमें पूरा हम हर्ट कर सकते हैं, और इंटेंशंस बहुत गंदे होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, कि हम अपने फाइटिंग जो अपना अपोनेंट होता है, हमारे इंटेंशन होते हैं कि हम इसको ख़त्म करें, और उनके भी सेम इंटेंशंस होते हैं कि हम इसको ख़त्म करेंगे। तो उस इंटेंशन के साथ खेलना किसी को घर वाले अलाउ नहीं करते, लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरे अंदर में एक अलग फीलिंग आ रही थी, कुछ अलग चल रहा था, कि मुझे पता था कि मुझे लग रहा था अंदर से एक स्पार्क थी, चिंगारी थी, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, करूँगा मैं। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया और मैं प्रोफेशनल उस फाइटिंग लेवल पे गया, जहाँ पे कंटेंडर सीरीज़ होती है, दिल्ली में होती है, कहीं पे भी इंडिया में। उसमें एक रात में हमें 5 फाइटें करनी होती है, और उन 5 फाइट को क्वालिफाई करके हम फिर प्रोफेशनल लेवल पे कर सकते हैं, रोड टू प्रो होता है वो। तो फिर मैंने एक रात में 5 फाइटें की, उनको हरा के मैं जम्मू कश्मीर का पहला प्रोफेशनल फाइटर बना। फिर दूसरा चैलेंज मेरे लिए ये था कि अब ठीक है, अब मैंने प्रोफेशनल लेवल पे आ गया, अब मैंने इंडियन फाइटर्स के साथ फाइट की, ठीक है, लेकिन अब बाहर जाना, और जहाँ पे इंडियन फाइटर्स को समझा जाता है कि मतलब कुछ नहीं है, इसको हम एक राउंड में 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, इस लेवल पे उनको देखा जाता है। फिर मैं कज़ाकिस्तान गया, कज़ाकिस्तान मेरी एक फ़ाइट थी। उससे पहले भी मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल एक फ़ाइट की थी अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ में, लेकिन फिर जब कज़ाकिस्तान था, वो जो अपोनेंट मेरा था वो कज़ाकिस्तान का ही था और उसी इलाके का था, और मेरे जो सपोर्टर्स थे बहुत कम थे, लेकिन कश्मीरी थे। आपको पता है कि कश्मीर का मतलब वो कितना वो होता है, एक अलग लेवल का। एक मुझे आवाज़ आ रही थी दूर दूर से, वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा ऑडियंस थी, और वहाँ पे मुझे लगता है कश्मीरी 50 से 60 थे, लेकिन मुझे आवाज़ खाली कश्मीरी की सुनाई दे रही थी केज में, इतने लाउडली वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ पे उसके साथ कज़ाकिस्तान जो अपोनेंट था, कज़ाकी अपोनेंट, उसके साथ फाइट की और तीनों राउंड उसको डोमिनेट किया और उसी के इलाके में मतलब उसको हराया। और फिर मेरे घर वालों को और मुझ में एक कुछ चीज़ नज़र आई कि नहीं ये कर रहा है कुछ, मतलब क्योंकि जो अपने घर वाले हैं उनको लगता है कि शायद ये मतलब ये नहीं कर सकता, ये शरीफ है, ठीक है, फाइटिंग नहीं कर सकता बाकी चीज़ें, तो लेकिन बाकी क्योंकि मेरे जो घर की मतलब डेली लाइफ है वो कुछ अलग है, और मेरा उठना बैठना अलग लोगों के साथ, और लाइक मुफ्ती साहब के साथ, स्कॉलर्स के साथ, ठीक है, अननोन बंदों के साथ जिनको फाइटिंग के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है और चीज़ें इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि इसका अलग रूप भी है कुछ, जब ये केज में होता है तो अलग रूप में आता है, तो फिर घर वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट करने लगे। और मेरे घर वाले कभी मेरी फ़ाइट नहीं देखते, बस वो फाइट जीतने के बाद ही फाइट देखते मेरी। तो फिर उसके बाद में एक और चैलेंज था मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे सबको बहुत बोला जाता है कि चाइना के मार्शल आर्ट्स और चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स, हमने बचपन से मूवीज़ देखी है, बाकी चीज़ें देखी है, उसमें बताया जाता है कि चाइना के मार्शल आर्ट इतने ख़तरनाक, वो ये चीज़। फिर मुझे फिर से ब्रेव की तरफ से, जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप यहाँ पे चाइना में फ़ाइट कर सकते हो। तो मुझे लगा कि ये मौका है मुझे प्रूव करने का कि हाँ हम कर सकते हैं, और मेरा दिमाग पहले ही बोल रहा था कि मैं उसको ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया, मैंने वेट कट, हमारा वेट कट होता है पहले, वेट कट में हम 7 दिन के लिए पूरा अपना काम बंद करते हैं, अपना वाटर कट करते हैं कुछ दिनों के लिए, बाकी चीज़ें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और उसमें हम मेंटली बहुत डाउन हो जाते हैं कि मतलब एनर्जी नहीं है, और उन दिनों 7 दिनों हम अपने दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं, जंग कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, लाइक फाइट बिफोर द फाइट। तो मैं प्रिपेयर कर रहा था अंदर से दिमाग से कि मैं विजुअलाइजेशन कर रहा था कि मैं इसको पहले राउंड में फिनिश करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। जैसे मैंने विजुअलाइज किया था कि मैं ऐसे फिनिश करूंगा, जब मैं केज में गया और पहले राउंड में मैंने इसको फिनिश किया, वैसे ही जैसे मेरे दिमाग में सोचा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा दिमाग जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, और अगर हमारा माइंडसेट हम अपने दिमाग से सोचते कुछ है कि हाँ हम कर सकते हैं, और फिर उसमें एक्शन करेंगे, हम वो चीज़ें करेंगे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज़ें करेंगे, तो हम हर कोई चीज़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि MMA को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे, अभी भी उतना ज़्यादा नोन नहीं है, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था मेरी ज़िंदगी में, और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा पीछे था मैं,
नहीं था कोई सपोर्ट, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि जब भी मैंने अल्लाह पे ट्रस्ट किया इन चीज़ों के बारे में, मुझे पता था कि मतलब मैं सबकी दुआएं मेरे साथ थी, मुझे पता था कि हो के रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। जहाँ पे मैं अभी हूँ, इंडिया का पहला फाइटर हूँ मैं, जो टीम खबीब जो नून इतनी बड़ी, उनके साथ अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मतलब मुझे कभी जब मैं चाइना की फ़ाइट करके वापस आया था दिल्ली, तो मुझे मैसेज आई कोच से, जो कोच हावेर है खबीब की जो कोच है, उनसे मैसेज आई। मैं देख रहा हूँ 1-2 मिनट की, मुझे सच में मैसेज आई है। फिर उनने मैसेज में कहा कि खबीब आपको यहाँ पे ढूंढ रहा है कि आपको यहाँ पे होना है, लेकिन वो कह रहा है कि आपको दिल्ली से घर नहीं जाना, आपको दिल्ली से यहाँ से ही आना है। लेकिन मुझे घर वालों की भी याद आ रही थी, मैंने सोचा कि अभी फाइट करके आया हूँ, थोड़ा सा सेलिब्रेट करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा सेलिब्रेट नहीं करना है, अभी फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। यहाँ पे और एक चीज़ है कि आपको जब आप अपनी मंजिल चुनते हो तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत ज़्यादा, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे आपकी स्लीप डिसऑर्डर, आप सोते अच्छे से नहीं हो, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो गलत चीज़ों की तरफ। तो उन डिस्ट्रैक्शन से अगर आप दूर हो के आप फोकस्ड रहोगे, मुझे लगता है कि कोई नहीं रोक सकता। और मतलब पूरा दिमाग लगा दो, पूरा वो एनर्जी लगा दो उन चीज़ों में, और आप 100% कर सकते हो। तो फिर मैं जब वहाँ पे गया, मैंने कहा कि मैंने उनको कहा कि वीज़ा को बोल रहे कि 2-3 दिन लगेंगे अभी, तो मैं तब तक घर से होके आता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको 1 दिन में वीज़ा दिला दें, आप यहीं से आ जाओ, हम नहीं चाहते कि आप घर जाओ। तो मैंने इनको बहाना करके थोड़ा, क्योंकि मुझे घर वालों की याद आ रही, मैंने थोड़ा बहाना करके मैं घर गया, क्योंकि मतलब मेरे लिए फैमिली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं वहाँ पे गया और मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, 1-2 दिन फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड किया, फिर मैं वहाँ से वापस गया। और मुझे लगता है कि फैमिली के साथ टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैमिली के साथ टाइम देते हो तो आपको, आपके अंदर एक जो एनर्जी होती है ना, जो आपने दिन भर ज़ाया की होती है, वो आपको वो रिस्टोर हो जाती है, आप फिर से आ जाती है अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ, हम अब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज है कि घर वालों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करो, थोड़ा सा भी अपने पेरेंट्स के साथ, और अपने पेरेंट्स के जो एडवाइसेस हैं उनको थोड़ा सा सीरियसली लो, क्योंकि आपकी फैमिली ही है जो आपके लिए सच में केयर करती है। फैमिली के बगैर कोई आपका फ्रेंड, हाँ ठीक है, आपके अच्छे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन फैमिली के बगैर आपका कोई सच में केयर करने वाला नहीं है। अगर आप हारते भी हो चाहे आप जीतते हो, सच में आपका जो केयर करती है वो आपकी फैमिली है। तो उनको भी थोड़ा सा टाइम दो, और फैमिली को साथ लेके, आप फैमिली को जब आप टाइम देते हो तो उनकी दुआएं आपके साथ होती है। तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपका फोकस बहुत अच्छा है, और आप चल रहे हो विदाउट डिस्ट्रैक्शंस के। अगर आपके साथ दुआएं हैं घर वालों की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब ये है कि इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट फाइट आने वाली है दिसंबर में, मैं भी अभी ऑफिशियली अनाउंस भी होगा। शायद रशियन फाइटर के साथ है मेरी फ़ाइट नेक्स्ट, और रशिया में ही फाइट करनी है। तो आप सब मेरे लिए दुआएं करें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Sir?